हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दक्षिण एशिया में जो राजनीति रही है वो किस प्रकार की रही है तथा भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का क्या प्रभाव रहा है। साथ ही भारत तो इसके पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के संबंध रहे हैं। ये दो यूनिट आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो भी मेन चीज़ होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। साथ ही जो पैराग्राफ हमारा काम का नहीं होगा वो हम कट करते चलेंगे। पहला है, यहाँ से शुरू करते हैं, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पहली बात, यदि बात करें जो दक्षिण एशिया वाला भाग है, भारत के ऊपर की ओर है हिमालय, इधर की साइड जो है वो है अरब सागर, इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी, नीचे है हमारा हिंद महासागर। तो इसके भारत के आसपास के जितने भी क्षेत्र रहे हैं उन सभी देशों को मिलाकर हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई देश। लेकिन जो चाइना है उसे हम दक्षिण एशिया का देश नहीं मानते हैं। लेकिन जो इस तरह की एक उपमहाद्वीप की जो शाखा में बटे हुए जितने भी देश हैं, जैसे कि भारत है, भारत का पड़ोसी नेपाल है, भूटान है, इधर श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, साथ ही बांग्लादेश है, ये जितने भी 7 देश आते हैं ये सातों देशों को मिलाकर हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र। क्योंकि ये आज़ादी के टाइम से यदि बात करें तो ये भारत के हिस्से रहे हैं। आज़ादी से पहले ये किसी न किसी समय में भारत के हिस्से रहे हैं। और यदि बात करें आज़ादी के बाद, जब ब्रिटेन से भारत और बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो भारत और बांग्लादेश जो भारत और श्रीलंका हैं, जब ब्रिटेन से इनको आज़ादी मिली तो दोनों में क्या है, डेमोक्रेसी कायम रही है। लेकिन समय के साथ भारत के कुछ ऐसे पड़ोसी देश भी रहे हैं जहां पर डेमोक्रेसी और जो सेना का शासन है वो दोनों बराबर रहे हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम देखने वाले हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में किस तरह की राजनीति रही है और उस राजनीति का भारत के हितों पर किस तरह का प्रभाव रहा है। क्या ये जो राजनीति है ये भारत के लिए पॉजिटिव साबित हुई है या नेगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला देश है हमारा वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में देखते हैं कि डेमोक्रेसी किस तरह रही है, क्या यहाँ पर डेमोक्रेसी सस्टेन कर पाई है। पाकिस्तान में सेना और डेमोक्रेसी दोनों ही रही हैं। पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश के शासन की जो बागडोर है वो जनरल अयूब खान, देखिए, मिलिट्री के हाथ में आ गई और जल्द ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। ये जो मिलिट्री के जनरल रहे हैं जनरल अयूब खान, इन्होंने पाकिस्तान का संविधान बनने के बाद ही जो पाकिस्तान की जो राजनीति है उसको अपने हाथों में ले लिया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सैन्य शासन हो गया, साथ ही अपना चुनाव भी करवा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। देखिए, जब कहीं पर भी हिंसा बढ़ती है, दमन बढ़ता है तो जनता आक्रोश करती है, आक्रोशित हो पड़ती है और जनता ही उसे पद से हटा देती है। इसी तरह की कहानी कुछ होती है पाकिस्तान में। जब जो पाकिस्तान आज़ाद होता है, संविधान बनता है, तो जो अयूब खान होते हैं वहाँ के जनरल, वो अपनी बागडोर ले लेते हैं पाकिस्तान की अपने हाथों में। लेकिन धीरे धीरे उनके कुराजनीति के कारण जो जनता है वो भड़क जाती है और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ है और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाले। जैसे ही ये हटे हैं, वैसे तो ये पहले जनरल के पद से ही राजनीति करने लगे थे, बाद में इन्होंने अपना निर्वाचन करवा लिया। लेकिन बाद में दूसरा जो शासन आया वो भी सैन्य शासन आया है, जो कि जनरल याहिया खान ने किया है। याहिया खान ने सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। याहिया खान के टाइम पर ही जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो संकट रहा है वो सामने आया है। और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ है। 1971 में हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया है और जो स्वतंत्र देश बना है पाकिस्तान से टूटकर उसे कहा गया बांग्लादेश। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी। उसके बाद पाकिस्तान में बनती है एक निर्वाचित सरकार जो बनती है जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में, जो 1971 से 1977 तक कायम रहती है। देखिए कितने साल कायम रहती है, 1971 से लेकर 1977 तक। और 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। तो कहानी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में पहले आते हैं जनरल अयूब खान, अयूब खान के बाद आते हैं याहिया खान, याहिया खान के बाद आ रहे हैं
जुल्फिकार अली भुट्टो। फिर इसकी सरकार को गिराने के बाद कौन आ रहा है? देखिए लगातार क्रम में सरकारें बन रही है और गिर रही हैं। और 1982 में क्या होता है? जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में लोकतंत्र साबित होता है। यहाँ पर लोकतंत्र बनता है पाकिस्तान में। कब? 1982 में। इसकी सरकार को गिरा दिया जाता है, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया जाता है और जियाउल हक जीत जाते हैं। अब 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो आती हैं और उनके नेतृत्व में वापस से डेमोक्रेटिक सरकार बनती है। ये भी देखिए डेमोक्रेटिक सरकार थी और ये भी एक बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक सरकार है। अब पाकिस्तान में इसके बाद की जो राजनीति है वो बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। अब इन दोनों में आपस में लड़ाई होती रही है। बेनजीर भुट्टो की जो पाकिस्तान पीपुल्स आर्मी और मुस्लिम लीग है ये आपस में लड़ते रहे हैं सत्ता के लिए। अब निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक रही है, जो रही है बेनजीर भुट्टो वाली जो सरकार है 1999 तक रहती है। और 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दिया, वापस से सेना कूदती है बीच में और जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को हटा देते हैं। जो परवेज मुशर्रफ होते हैं वो नवाज शरीफ को हटा देते हैं और सेना का शासन लगा देते हैं। अब 2001 में जो परवेज मुशर्रफ है इन्होंने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। देखिए पहले तो ये 1999 में परवेज मुशर्रफ हैं ये गिरा देते नवाज शरीफ की सरकार को और बाद में खुद को 2001 में इलेक्शन के द्वारा राष्ट्रपति घोषित करवा लेते हैं। तो पाकिस्तान की सेना में हुकूमत थी, लेकिन सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक बताने के लिए चुनाव कराए हैं। देखिए वैसे तो यदि बात करें जो पाकिस्तान की जो राजनीति है वो सेना से ही प्रभावित रही है। हैंगिंग डिप्लोमेसी है, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लोमेसी है वो ज़्यादातर सेना के हाथ में है। सेना ही यहाँ पर सब कुछ डिसाइड करती है। यदि इमरान खान की बात करें, ये रिसेंट केस में इमरान खान को जब हटाया गया है तो उससे भी सेना की मंजूरी लेनी जरूरी है। यहाँ पे सब कुछ जो तख्ता पलट होता है वो सेना कर लेती है अपने हाथ से। तो इसी तरह की जो कहानी है वो पाकिस्तान में लगातार घटती रहती है। ये जो डेमोक्रेसी का जो नाटक खेला जा रहा है ये तो अपने आप को दुनिया की नज़र में सही साबित करने के लिए किया जाता है, ताकि कहीं लोग इन्हें तानाशाह ना करे, तानाशाह की उपाधि ना दे और इनसे इनके जो इंटरनेशनल रिलेशन है कहीं ना कहीं वो भी इस राजनीति के कारण प्रभावित होते हैं। तो ये चुनाव जो करवाते हैं ना ये अपने आप को एक तरह से अच्छा बताने के लिए करवाते हैं, दिखावटी होते हैं चुनाव तो, बाकी और तो सेना का ही शासन होता है यहाँ पर। अब 2008 में यदि बात करें तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से वापस से चुनाव होते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता यहाँ पर राज करते हैं। अब आगे की कहानी क्या है? पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बनने के कई कारण हैं। क्या कारण है कि पाकिस्तान में लगातार जो सेना है वो तख्ता पलट करती रहती है, कभी सेना आती है तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टियां आती हैं। तो पहला कारण है यहाँ सेना, पहला तो है सेना, दूसरा है धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों की सामाजिक दबदबा। देखिए यहाँ पर जो पहले हैं जो इनके धर्मगुरु है, खलीफा वगैरह जो भी हैं इनके, वो दूसरे हैं यहाँ पर लैंडलॉर्ड, वहाँ पर बहुत ही पावरफुल हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं। तीसरे ही हैं यहाँ पर, पहले नंबर पर है सेना, दूसरे हैं यहाँ पर धर्मगुरु और तीसरे हैं यहाँ पर लैंडलॉर्ड। जो भी ये जितने भी प्रभावकारी लोग हैं जिनके पास ताकत है और पैसा है, ये लोग अपने प्रभाव से पाकिस्तान की राजनीति को कभी भी स्थिर नहीं रहने देते हैं और यहाँ पे आखिरकार तख्ता पलट का जो सिलसिला है वो एक क्रमागत रूप से चलता रहता है। तो ये इसके मुख्य कारण रहे हैं। इसकी वजह से जो कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम करना यहाँ पर हुआ है। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, पाकिस्तान भारत के साथ लगातार तने रहता है। इस वजह से सेना समर्थक जो समूह है ज़्यादा मजबूत हैं और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की धमाचकीड़ों से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह से ये ताकतें सैनिक शासन को जायज ठहराती हैं। देखिए इसमें जो लोग हैं, यहाँ पे मैं एक बार आपको समझाती हूँ। एक तरफ है सेना, एक तरफ है लोकतांत्रिक समूह। तो जो सेना के जो समर्थित लोग हैं और जो डेमोक्रेटिक की जो समर्थित जनता है,
ये दो तरह से धड़े में बटे हुए हैं। ये क्या करते हैं कि भारत के साथ हमेशा क्या होता रहता है, यहाँ पर मान लीजिए भारत है, ये भारत के साथ हमेशा झड़प होती रहती है सेना की, पाकिस्तानी सेना की। तो ये जो सेना के लोग हैं ये अपनी जनता में ये बात फैलाए रखे हैं कि यदि सेना का शासन नहीं होगा तो ये जो डेमोक्रेटिक सरकार है ये भारत को कभी भी हरा नहीं पाएगी, क्योंकि ये कमज़ोर है, ये ना एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई ताकत नहीं है। और यदि सेना के हाथ में ताकत रहेगी तो उसके पास सैन्य बल के साथ साथ मिलिट्री पावर भी रहेगी, और इस तरह से वो सैन्य शासन को जायज ठहराते हैं कि सैन्य शासन ही डेमोक्रेटी के बजाय ज़्यादा अच्छा है। इस कारण यहाँ पर जो डिप्लोमेसी है वो हमेशा हैंगिंग डिप्लोमेसी रही है। अब लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ कायम रहा है। देखिए वैसे तो यहाँ पर सरकार में तो जो रही है शासन वो सेना का ही रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी है कि हमें भी लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए। जो लोकतांत्रिक अधिकारों का स्वाद हम ले रहे हैं भारत वाले लोग, पाकिस्तानी लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी आई, लेकिन आखिरकार होता वही है जो सेना चाहती है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है। यहाँ पर प्रेस तो अच्छी है और वहाँ मानवाधिकारों के आंदोलन भी चलते हैं, लेकिन इन सबको दबा दिया जाता है। अब पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए और डटी रही इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई इस तरह की पहल नहीं हुई है कि लोगों ने यहाँ पर कोई वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया हो कि ये तानाशाही जो सरकार है, सैन्य शासन है, ये खराब है। इस तरह की कोई बात नहीं होती, सब अपने काम में बिजी है, सब सोचते हैं जैसा ये चाहते हैं वैसा करो। लेकिन यदि डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक क्या है, यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होता रहेगा। साथ ही एक इसका नुकसान ये है कि सैन्य शासन होने से जो भारत की जो सरहदें हैं वहाँ पर जो सेना है यहाँ की पाकिस्तान की, वो यहाँ पर आतंकवादियों को भी घुसाती रहती है जो कि आईएसआई समर्थित होते हैं। तो इस तरह से यदि सैन्य शासन यहाँ से हटता है तो एक तरह से हम आतंकवाद को हटाने में भी कामयाब रहते हैं। तो यदि कोई कहे कि आतंकवाद को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो पहली बात है कि पाकिस्तान में एक अच्छी डेमोक्रेसी ही स्थिर डेमोक्रेसी आनी चाहिए ताकि आतंकवाद पर भी लगाम लगे। साथ ही जो मानवाधिकार के जो मुद्दे उठते रहते हैं अक्सर पाकिस्तान में वो भी ना हो।